एक आम सा लड़का जो गलती से एक बहुत खतरनाक वैम्पायर को बुला लेता है और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है जिससे वो उस वैम्पायर का मास्टर बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है माहिरू से। उसने बहुत ही छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया था। उसकी पूरी दुनिया ही बिखर चुकी थी। उसके रिश्तेदार उसके पीछे खड़े होकर फुसफुसा रहे थे कि अब इस अनाथ बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा। माहिरू को लगने लगा था कि कहीं दुख और अकेलापन उसे पूरी तरह निगल न जाए, लेकिन तभी अचानक उसके अंकल ने आगे बढ़कर कहा कि वो माहिरू को अपने साथ रखेंगे। उन्होंने माहिरू के सिर पर हाथ रखा और कहा कि हम परिवार हैं, तो तुम्हें मैं ही रखूंगा। अब माहिरू हाई स्कूल में है और सीधी साधी लॉजिकल चीजों में यकीन रखता है। जैसे उसके अंकल, वो किसी के इंतजार में नहीं बैठता, जो काम करना है खुद ही कर देता है। एक दिन उसे सड़क किनारे एक घायल काली बिल्ली मिलती है। वो उसे घर ले आता है, उसकी देखभाल करता है और फिर उसे अपनाने का फैसला कर लेता है। वो उसका नाम रखता है कूरो। उसको इस बात की खबर तक नहीं होती कि उसके अंदर कुछ बहुत डरावना और काला छुपा हुआ है। अगले दिन स्कूल से लौटते समय उसके दोस्त बताते हैं कि रेलवे स्टेशन के पास वैम्पायर देखे जा रहे हैं और अब तक उन्होंने 10 लोगों का खून चूस लिया है। माहिरू इन बातों को सिर्फ अफवाह समझकर घर लौट आता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है उसका टीवी अपने आप चालू हो जाता है। वो धीरे धीरे कदम रखकर अंदर जाता है और कमरे में एक अजीब सा फैंसी कपड़े पहने लड़का बैठा मिलता है। उसके चेहरे पर गहरी डार्क सर्कल्स। वो ऐसे बैठा है जैसे अपने ही घर में आराम से बैठा हो। माहिरू घबरा जाता है। तू है कौन और मेरे घर में घुसा कैसे? वो तुरंत एक झाड़ू उठाकर उस पर हमला करता है, पर वो ईमो लड़का इतनी तेजी से बचता है कि माहिरू कुछ कर ही नहीं पाता। माहिरू दोबारा मारने ही वाला होता है कि गलती से पर्दा खिसक जाता है और सूरज की किरणें उस अनजान लड़के पर पड़ जाती हैं। जैसे ही धूप उस पर पड़ती है, वो अचानक काली बिल्ली कूरो में बदल जाता है। माहिरू पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। वो तुरंत पर्दा बंद करता है और फिर से वो लड़का इंसान बन जाता है। माहिरू चिल्लाकर पूछता है कि तू आखिर है कौन? वो लड़का जम्हाई लेते हुए कहता है, मैं बस एक दयालु सा आलसी सा वैम्पायर हूँ। माहिरू को अपने दोस्त की बातें याद आती हैं और वो डर जाता है। वो उसे धक्का देकर धूप में फेंकने की कोशिश करता है और कहता है कि तू वही वैम्पायर है जो लोगों पर हमला कर रहा है। लेकिन कूरो सुस्त आवाज में कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, मैंने किसी को नहीं मारा। माहिरू सब समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि कूरो उससे कहता है कि इंसानी रूप में उसका नाम मत लेना। माहिरू पूछता है, अगर मैं कूरो बुलाऊं तो क्या होगा? और तभी अचानक माहिरू की कलाई और कूरो की गर्दन पर नीली सी चमकीली रिंग बन जाती है। जमीन पर भी एक बड़ा सा चमकता हुआ चक्र बनता है। फिर वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। कूरो की हालत देखकर लगता है कि वो पहले से ही इस झंझट से परेशान है। माहिरू उससे पूछता है कि अभी क्या हुआ? कूरो उल्टी सीधी सांस लेते हुए कहता है कि वो एक खास किस्म का वैम्पायर है जो एक मास्टर से बंध जाता है। वो सिर्फ अपने मास्टर का खून पी सकता है और मास्टर के आदेश उसके लिए बिल्कुल फाइनल होते हैं। कूरो बताता है कि अभी जो हुआ वो एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट है और अगर उसने 24 घंटे के अंदर माहिरू का खून नहीं पिया तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप टूट जाएगा। ये सुनते ही माहिरू को जैसे राहत मिलती है। वो तुरंत कूरो को घर से बाहर फेंक देता है, लेकिन जैसे ही वो दूर जाने लगता है, एक एनर्जी की रस्सी उसे वापस कूरो की तरफ खींच लाती है। कूरो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो दोनों ज्यादा दूर नहीं जा सकते। अब माहिरू के पास कोई चारा नहीं। मजबूरी में उसे कूरो को वापस अंदर ले आना पड़ता है। दोनों इस नए रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। थोड़ी देर बाद माहिरू अपने दोस्तों से मिलने निकलता है और कूरो को भी साथ ले जाता है। वो उन्हें बताना चाहता है कि ये बिल्ली असल में वैम्पायर है। उसके दोस्त समझते हैं कि इसका दिमाग खराब हो चुका है और एक दोस्त तो उसे साइकाइट्रिस्ट का नंबर भी पकड़ा देता है। माहिरू सोच रहा होता है कि उन्हें कैसे यकीन दिलाएं। तभी उसे एक शीशे में कोई काली सी डरावनी परछाई दिखती है और अचानक एक स्ट्रीट मैजिशियन उनके सामने प्रकट हो जाता है। उसका एक दोस्त उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही उसका दोस्त आगे बढ़ने लगता है, वो मैजिशियन उसे रोक लेता है और अचानक उसके कंधे पर काट लेता है। खून हर तरफ बिखर जाता है। सब लोग डरकर भाग खड़े होते हैं और वो मैजिशियन एक ऊंचे खंभे पर चढ़कर खुद का असली रूप दिखाता है। वो कहता है कि उसका नाम बेलिया है और उसे पता है कि माहिरू के पास एक काली बिल्ली वाला वैम्पायर है। वो खुलेआम कूरो को ड्यूल के लिए बुलाता है। बेलिया अजीब सी हरकतें करते हुए नाच दे रहा होता है। तभी कूरो अचानक झपटकर उसे एक जोरदार किक मारता है। माहिरू चिल्लाकर पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन कूरो बस इतना कहता है कि उन्हें भागना चाहिए क्योंकि उसे लड़ाई वड़ाई में कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ये सुनकर माहिरू बहुत चिढ़ जाता है। वो कूरो से कहता है कि तू भाग, मैं अपने दोस्तों को बचाने जा रहा हूँ। बेलिया फिर से उसके दोस्तों पर हमला करने ही वाला होता है कि माहिरू कूदकर उसके सिर को पकड़ लेता है और पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है। बेलिया उसे बड़ी आसानी से उड़ा देता है और तलवार से वार कर देता है, लेकिन इस बार कूरो बीच में आकर पूरा अटैक खुद झेल लेता है। कूरो माहिरू और बेलिया दोनों को धक्का मारकर दूर फेंक देता है और अपने सीने में घुसी तलवार निकाल देता है। वो भारी सांस लेते हुए कहता है कि उसे 100 साल से किसी का खून नहीं मिला, इसलिए वो बेलिया को अभी नहीं हरा सकता। माहिरू पल भर भी नहीं सोचता। वो अपना हाथ कूरो के मुंह में घुसा देता है और कहता है, पी खून पी। कूरो उसके हाथ से टपकता खून चाट लेता है और उसी पल उनका टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट बन जाता है।
कूरो की गर्दन पर एक चमकीला कॉलर बन जाता है जो माहिरू की कलाई से जुड़ी एक चेन में बदल जाता है। अचानक कूरो की आंखों में ताकत लौट आती है। वो एक दमदार पावर बूस्ट लेता है और माहिरू को अपना नया मास्टर मान लेता है। अब कूरो उसका सर्वेंट वैम्पायर या शॉर्ट में सर वैम्प बन चुका है। माहिरू आदेश देता है, बेलिया को हराओ। कूरो बस एक झटके में हवा का तूफान पैदा करता है और फिर पल भर में बेलिया पर टूट पड़ता है। एक ही साफदार वार में बेलिया जमीन पर गिर जाता है। कूरो उसे उठाता है और उसका खून पीने ही वाला होता है कि माहिरू चेन खींचकर उसे रोक देता है। बस काफी है। बेलिया गुस्से में गालियां देकर अपनी टोपी पहनता है और अचानक एक गुड़िया में बदल जाता है। माहिरू उसे उठाकर पूछता है कि तू कूरो को मारना क्यों चाहता था? बेलिया कहता है कि ये उसके मास्टर सुबाकी का आदेश था। कूरो बोलता है कि मैं तो इस कमीने को जानता तक नहीं हूँ। बेलिया हंसकर कहता है कि कोई भी सुबाकी को नहीं जानता और इसीलिए वो उन सबको मारना चाहता है जो उसे नहीं जानते। अचानक माहिरू और कूरो के बीच की चेन गायब हो जाती है और दोनों थकावट से जमीन पर गिर पड़ते हैं। जब माहिरू की आंख खुलती है वो खुद को अपने कमरे में पाता है। कूरो अपने छोटे से बिस्तर पर चुपचाप सो रहा होता है। माहिरू घबराकर स्कूल भागता है अपने घायल दोस्त की हालत देखने, लेकिन उसकी हैरानी की हद नहीं रहती। उसका दोस्त तो बिल्कुल ठीक होता है। वो कहता है कि पुलिस ने बताया कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, बाकी उसे कुछ याद नहीं। ना दोस्त ना कोई विटनेस, किसी को माहिरू की बातें या उस मैजिशियन वैम्पायर की घटना के बारे में याद नहीं। माहिरू को सब कुछ अजीब सा लगने लगता है। वो घर आता है और कूरो से पूछता है कि बेलिया या उसके मास्टर सुबाकी के बारे में कुछ पता है। तभी बिना बादलों के अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और माहिरू खुद को एक अजीब सी दूसरी दुनिया में पाता है। अचानक एक सनकी लड़का जो ब्लीच के आसेन जैसा कॉस्प्ले किए हुए है उसके सामने आता है और जोर जोर से हंसने लगता है। पलक झपकते ही वो माहिरू का बैग सील कर देता है और उसमें से बेलिया को निकाल लेता है। बेलिया उस लड़के को सुबाकी बुलाता है और माहिरू समझ जाता है कि वो अब सचमुच किसी बहुत खतरनाक दुश्मन के सामने है। सुबाकी बिजली जैसी तेजी से उसके पास आता है, कूरो को पकड़कर जोर से दूर फेंक देता है। कूरो मजबूर होकर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। माहिरू पूछता है कि क्या ये सब सच है? कूरो बेहद ठंडे चेहरे से जवाब देता है, नहीं, मैंने इस पागल को कभी नहीं देखा। सुबाकी पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि कूरो बहुत क्रूएल है जो उसे पहचानता ही नहीं है। फिर वो बताता है कि दुनिया में 7 ओरिजिनल वैम्पायर्स हैं जो इंसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और सर्वैम्प बन जाते हैं। ये 7 वैम्पायर असल में 7 सिंस पर आधारित भाई बहन हैं और कूरो इनका सबसे बड़ा भाई है, सर्वैम्प ऑफ स्लोथ यानी आलस का सर्वैम्प। सुबाकी कहता है कि इन 7 असली वैम्पायर्स के अलावा एक और सच्चा वैम्पायर है और वो खुद है द सर्वैम्प ऑफ मेलॉन्कली यानी उदासी का सर्वैम्प, सबसे छोटा भाई। लेकिन कोई भी उसे अपना नहीं मानता। माहिरू जितना समझने की कोशिश करता है उतना उसका दिमाग घूमता जा रहा है। तभी सुबाकी एक ब्लैक फॉक्स में बदलकर माहिरू के कंधे पर कूद जाता है और कूरो को चिढ़ाने लगता है। माहिरू उसे रोककर पूछता है कि कल बेलिया को तुमने ही भेजा था ना? सुबाकी मुस्कुराकर कहता है, हाँ, मुझे लोगों को और वैम्पायर्स को मारना बहुत पसंद है। ये बोलकर वो एक जोरदार किक कूरो को मारता है। फिर उसकी आस्तीन से लाल फूलों की पंखुड़ियां गिरती हैं जो एक तलवार का रूप ले लेती हैं। वो उस तलवार से कूरो पर हमला करता है लेकिन कूरो अपनी काली क्लॉथ से उसे रोक लेता है। माहिरू चिल्लाकर पूछता है कि कूरो थोड़ा खून पी ले, ताकत आ जाएगी, लेकिन कूरो साफ मना कर देता है। सुबाकी उसे जमीन पर पटकता है और उसके ऊपर पैर रखकर दबाता है, फिर एक और किक मारकर उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद वो माहिरू को पकड़कर कहता है, मैंने सब वैम्पायर्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी है क्योंकि ये मजेदार है। माहिरू को समझ आता है कि सुबाकी पागल है, उसे सच में डॉक्टर की जरूरत, उसे किसी की बात समझ ही नहीं आती। माहिरू को अपनी माँ की मौत के दिनों की याद आती है जब सब अच्छे, सब साथ थे, फिर भी दिल खाली सा लगता। तब उसके अंकल ने उसे कहा था, अपनी फीलिंग्स को नाम दो, तभी तुम्हें समझ आएगा कि क्या करना है। अब माहिरू वही बात सुबाकी से कहता है। वो बोलता है, मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम्हें एक नाम दूंगा और तुम्हें अपना सर्वेंट बनाकर तुम्हें ये युद्ध शुरू करने से रोकूंगा। सुबाकी हंसता है, तुम मरेगा उससे पहले कि ये सब हो पाए। वो माहिरू पर तलवार घुमाता है लेकिन कूरो बीच में आ जाता है और अगले ही पल सुबाकी के वार से पहले माहिरू और कूरो अचानक गायब हो जाते हैं। सुबाकी बस मुस्कुराकर कहता है, ये लड़का काफी इंटरेस्टिंग है। उधर माहिरू को पता चलता है कि कोई दूसरा सर्वैम्प ने अभी उन्हें बचाया। कुछ ही देर बाद जुड़वा लड़कों की एक जोड़ी वहां आती है और बताती है कि उनके मास्टर माहिरू और कूरो से मिलना चाहते हैं। कूरो जाने से मना करता है और बिल्ली बनकर भागना चाहता है, लेकिन तभी एक अमीर सा लड़का अपनी ही थ्रोन सी कुर्सी पर बैठा हुआ प्रकट होता है। वो माहिरू से कहता है, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, चलो मेरे साथ। माहिरू और कूरो को अपनी लीमो में बिठाकर वो लड़का अपना नाम बताता है, मिकाडो, सर्वैम्प ऑफ लस्ट का मास्टर। जल्द ही में उसके बड़े से घर में पहुंच जाते हैं। उसके सिर पर बैठी तितली असल में उसका सर्वैम्प निकलती है। मिकाडो उसे तार से खींचकर नीचे लाता है और कहता है, ये है स्नो। फिर वो मेहमानों को कमरे में छोड़कर चला जाता है। कमरा बंद होते ही उनकी असली नीयत सामने आती है। स्नो फिर तितली बनता है, मिकाडो का खून पीता है और एक डेथ साइथ यानी विशाल दरांती बुलाता है। मिकाडो की पर्सनैलिटी पल में बदल जाती है। वो माहिरू को बेइज्जत करते हुए कहता है, तुम्हें तो अपने सर्वैम्प को इस्तेमाल करना भी नहीं आता, मूर्ख लड़के, मेरे अधीन आ जाओ। माहिरू मना करता है तो मिकाडो तुरंत स्नो को हमला करने का आदेश देता है। दोनों बड़ी मुश्किल से बचते हैं। माहिरू गुस्से में पूछता है, आखिर कर क्या रहे हो, ये सब क्यों? मिकाडो ताना मारकर कहता है,
है, मैं किसी आम इंसान को जवाब नहीं देता। ये सुनकर माहिरू और भड़क जाता है। वो कूरो को उठाता है और दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। मुझे ऐसे घमंडी अमीर लड़कों से बात नहीं करनी। लेकिन बाहर आते ही उसे पता चलता है कि वो महल में भटक गया है। उसे सैकड़ों बच्चे खिड़कियों से डरावनी नजरों से घूरते दिखते हैं। तभी स्नो उसके पीछे प्रकट होता है और बताता है, ये सारे मेरे मिनियंस हैं जो मैंने अपने कामों के लिए बनाए हैं। स्नो बताता है कि सुबाकी और उसके सिपाही वैम्पायर्स की जंग में सबसे पहले कमजोर मिनियंस को मार रहे हैं। कुछ देर बाद मिकाडो तेज सांस लेते हुए आता है। वो सिर्फ सीढ़ियां उतरने की वजह से थक गया है। वो कहता है कि वो अपने मिनियंस को किसी शतरंज की गोटियों की तरह मरने नहीं देगा, इसलिए उसे ज्यादा ताकत चाहिए ताकि वो उन्हें बचा सके। फिर वो माहिरू से कहता है, अगर तुम्हारे अंदर सर्वेम का मास्टर बनने का हौसला नहीं है तो मेरे अधीन आ जाओ। माहिरू आखिर सब समझ जाता है और मिसानो से कहता है कि वो उसके और स्नो के बच्चों की रक्षा करेगा, पर नौकर की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। मिसानो मुस्कुराकर उसकी बात मान लेता है और फिर पूछता है, क्या तुम सच में सुबाकी का सामना खाली हाथ से करने वाले हो? मिसानो समझाता है कि हर मास्टर अपने सर्वैम की शक्ति से एक कास्ट वेपन समन कर सकता है, इसीलिए वो माहिरू को सिखाने लगता है कि वेपन कैसे कंट्रोल किया जाता है। कुछ देर बाद माहिरू अपने बेस्ट फ्रेंड साकुया के साथ घर लौट रहा। रास्ते में चलते हुए माहिरू को अचानक पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो पलट कर देखता है लेकिन पीछे कुछ नहीं होता। साकिया उसे छेड़ते हुए बोलता है, क्या हुआ, कोई वैम्पायर देख लिया क्या? फिर वो सीरियस होकर पूछता है, सुना है आजकल कुछ अनयूजुअल तो नहीं हो रहा? माहिरू उसे कूरो के वैम्पायर होने वाली बात नहीं बता सकता, तो बस इतना कहता है, यार अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत मुझे कॉल कर देना। साकिया उसे वियर्ड समझकर हंसते हुए अपने घर भाग जाता है। अगले दिन माहिरू मिसानो के घर जाता है वेपन समन करने सीखने के लिए। कूरो कहता है, अपनी आंखें बंद करो, अगर सच में वेपन चाहिए तो बस मेरे पे ट्रस्ट करो। जैसे ही माहिरू आंखें बंद करता है वो खुद को एक अंधेरी जगह में पाता है। ये जगह दरअसल कूरो के माइंड के अंदर होती है। वहाँ उसे क्रीपी सा काली बिल्ली जैसा क्रीचर दिखता है जो कहता है कि वो कूरो का एक हिस्सा है और मास्टर की पावर को कंट्रोल करना उसकी जिम्मेदारी है। वो उसे गिफ्ट बॉक्सेस के एक ढेर के पास ले जाकर कहता है, सोच कर चुनना, वापस से एक्सचेंज नहीं कर सकते। माहिरू हमेशा की तरह सिंपल चीज चुनता है और सबसे छोटा गिफ्ट बॉक्स उठाता है। वो बॉक्स एक मैजिक ब्रूम में बदल जाता है। अगले ही पल माहिरू वापस मिसानो की लिविंग रूम में होता है। ब्रूम उसके चारों ओर घूमता है और फिर उसकी कलाई पर एक टैटू बनकर गायब हो जाता है। माहिरू हैरान रहता है कि क्या वो सच में इससे रो पाएगा। वो ब्रूम को समन करने की कोशिश करता है लेकिन वो आता नहीं। तभी स्नो कहता है, अपना गोल इमेजिन करो, जिस वजह से लड़ना चाहते हो उसके बारे में सोचो। माहिरू तुरंत अपने दोस्तों के बारे में सोचता है, उन्हें अपना परिवार समझता है और कहता है कि वो एक दिन उन्हें मिसानो से भी मिलवाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। माहिरू और उसके दोस्त चिंतित हो जाते हैं क्योंकि साकुया कई दिनों से स्कूल नहीं आया। माहिरू फैसला करता है कि वो उससे मिलने जाएगा और उसके लिए कुछ लंच पैकेट्स भी ले जाता है। रास्ते में वो कूरो को बताता है कि वो साकुया से बचपन से दोस्त है, लेकिन अचानक उसकी यादें ग्लिच होने लगती हैं। वो साकुया का एड्रेस भूल जाता है। फिर उसे शक होता है कि क्या वो कभी साकुया के घर गया भी है। माहिरू अपनी यादें तेजी से खो रहा था। तभी अचानक असली साकुया उसके पीछे खड़ा मिलता है। माहिरू घबराकर पूछता है, तू स्कूल क्यों नहीं आ रहा था? कूरो दूर से उसे सस्पिशियस नजर से देखता है। साकुया बताता है, कुछ दिन पहले उस पर यहीं पास में हमला हुआ था। एक अनजान आदमी से उसे बचा तो लिया, लेकिन उसके बाद से वो घर से बाहर निकलने से डर रहा। तभी अचानक दूर से एक चीख सुनाई देती है। साकुया बिना कुछ बताए माहिरू का हाथ पकड़कर उसे तंग गलियों से खींचते हुए खुली जगह में ले आता है। माहिरू कुछ पूछ ही पाता कि तभी उसे और कूरो को स्टील की तारों से बांध दिया जाता है। दो तलवारें उनके पास से गुजरकर दीवार में घुस जाती। तभी ऊपर की छत से बैल्किया कूदकर नीचे आ जाता है, ठीक साकुया के पास। साकुया पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, मैंने तुझे वार्न किया था माहिरू, यहाँ वैम्पायर्स घूम रहे हैं, फिर भी क्यों आया? कूरो तुरंत समझ जाता है साकुया असल में सुबाकी का मिनियन है। साकुया गुस्से में कहता है, सोच माहिरू, अपने पास्ट के बारे में सोच। तेरी बचपन की यादों में क्या मैं कभी था? देख कितनी यादें असली थी और कितनी फेक। वो अपने नाइव्स निकालकर माहिरू की तरफ बढ़ता है। वो माहिरू पर वार करता है लेकिन कूरो बीच में आकर वो चोट खुद झेल लेता है। बैल्किया अगला हमला करता है और अपनी तलवारें कूरो में घोंप देता है। माहिरू ये देखकर टूट जाता है, उसका बेस्ट फ्रेंड ही वैम्पायर निकला। साकुया धीरे से कहता है, काश माहिरू, काश मैं वैम्पायर ना होता, मैं तुझ पर सच में ट्रस्ट करता था। लेकिन साकुया फिर कहता है कि उसने सबसे बड़ी गलती ये की थी, उसने माहिरू से झूठ बोल दिया था कि कूरो बस से काम बिल्ली है। उसकी आवाज टूट रही थी, वो रोने ही वाला था और कहता है, अगर मैंने ये झूठ ना बोला होता तो शायद हम आज भी दोस्त होते। माहिरू अपनी कैम्स की पावर से इस मुसीबत से निकलना चाहता है, लेकिन कूरो उसका खून पीने से साफ मना कर देता है। वो बताता है कि सर्वैम्स अपने मास्टर के खून प्लस रिजॉल्व से ताकत पाते हैं, लेकिन माहिरू के अंदर इस वक्त रिजॉल्व ही नहीं है, तो उसका खून पीकर भी कोई फायदा नहीं होगा। माहिरू अपने आप को पूरी तरह हेल्पलेस महसूस करता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। लेकिन तभी उसे बांधने वाली सारी स्ट्रिंग्स अपने आप कट जाती है और वहाँ मिसानो और स्नो लिली पहुंच जाते हैं। स्नो बेल्किया पर हमला कर देता है और मिसानो सीधा साकुया का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि माहिरू उसकी नजर में उसका पहला दोस्त था। साकुया हंसकर कहता है कि एक अमीर लड़का उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बेल्किया को आदेश देता है कि पहले मिसानो पर हमला करे, लेकिन जैसे ही बेल्किया सीधी लाइन में मिसानो और उसके सर्वैम के बीच में आता है, मिसानो का स्पेशल वेपन एक्टिवेट हो जाता है। बेल्किया अचानक पैरालाइज हो जाता है जैसे वो किसी एग्जीक्यूशन चेयर पर बंधा हो।
हो। स्नो एक ही बार में उसे काटकर उसके होश उड़ा देता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मिसानो फिर साकुया से कहता है, बुरा लग रहा है कि हमें लड़ना पड़ रहा है, माहिरू तो चाहता था कि हम सब दोस्त बने। ये सुनकर साकुया अचानक पूरा बिहेवियर चेंज कर लेता है। वो एक्ट करने लगता है कि जैसे वो माहिरू और मिसानो का दोस्त बनना चाहता है। उसकी इमोशनल बातें सुनकर मिसानो अपना गार्ड नीचे कर देता है और स्नो के साथ जुड़ी उसकी चेन भी कैंसिल हो जाती। लेकिन अगले ही पल बेल्किया, जो अब किसी स्ट्रिंग्स के कंट्रोल में था, स्नो पर झपट पड़ता है और उसका पूरा लेग काट देता है। इधर साकुया मिसानो पर हमला कर देता है और उसे काफी बुरी तरह घायल कर देता है। फिर वो माहिरू के पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहता है, जानता है माहिरू, मैं हमेशा से तुझे और तेरे दोस्तों को मारना चाहता था। हम हंसते खेलते थे, पर ये मेरी नेचर है, मुझे इसी तरह बनाया गया है। वो माहिरू को जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि अब वो उसके सारे दोस्तों को मार देगा। लेकिन तभी एक लड़की की आत्मा उसके पीछे प्रकट होती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो फुसफुसाती है, क्या तुम दूसरों को उसी तरह दर्द दोगे जैसा कभी तुम्हें मिला था? साकुया का ध्यान माहिरू से हट जाता है। उधर कुरो भी कुछ हद तक रिकवर हो चुका होता है। वो माहिरू से कहता है, हमारी हालत ठीक नहीं है, हमें भागना चाहिए। लेकिन माहिरू मना कर देता है। वो साकुया को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। वो ब्रूम समन करता है और पूरी ताकत से साकुया पर वार करता है। घाव गहरा है, उसका खून रुकने का नाम नहीं लेता। अचानक माहिरू को लगता है कि वेपन उसके कंट्रोल में नहीं है। साकुया उसे उकसाता है, मार दे मुझे माहिरू, खत्म कर दे, तू तो यही चाहता था ना। माहिरू का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। उसका ब्रूम वेपन से ज्यादा एक डेंजरस एनर्जी क्लाउड जैसा होने लगता है। माहिरू खुद से पूछता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ? क्या मेरे अंदर की नफरत अब मुझे चला रही है? उसे लगने लगता है कि वेपन उसे फोर्स कर रहा है कि वो अपने ही दोस्त को मार दे, और वो समझ जाता है कि अगर उसने ये स्टेप उठा लिया तो वो इंसान नहीं रहेगा। लेकिन इन सब सोचों के बावजूद वो खुद को रोक नहीं पाता और फिर साकुया पर जोरदार हमला करता है। साकुया फेंस से टकराता है और दर्द में मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद अब उसकी दुख भरी जिंदगी खत्म होने वाली है। दूसरी तरफ माहिरू के अंदर की गिल्ट, सैडनेस, रिग्रेट, ये सब कुरो के माइंड में भरने लगता है। कुरो इसे सह नहीं पाता और माहिरू पर झपटकर उसकी गर्दन में दांत गाड़ देता है। वो उसका खून पीता है और उनकी चेन फिर से प्रकट हो जाती है। अचानक कुरो की छुपी हुई शक्ति जाग जाती है। उसकी पीठ से काली अंधेरी एनर्जी फूटती है और धीरे धीरे एक विशाल क्रीपी कैट का रूप ले लेती है। वो भयानक बिल्ली काली लिक्विड तारों जैसी चीज उगलती है जो पूरे इलाके को ढक लेती है। माहिरू चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? ब्लैक लिक्विड उसे भी खींचने लगता है। साकुया अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, बस ऑर्डर दे माहिरू, बस अपने सर्वैम को कह दे कि मुझे मार दे, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने पहले भी झूठ बोला था, मैं चाहता था कि तू ही मेरी मौत बने, पर अब ये सब बहुत मेसी हो गया है। माहिरू कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन इससे पहले कि वो कोई फैसला ले, एक गोली सीधे कुरो के दिल में लगती है। कुरो की सारी डार्क पावर्स गायब हो जाती है। ब्लैक लिक्विड रुक जाता है और वहां पहुंचते हैं एक और सर्वैम्प और उसका मास्टर। मास्टर अपने सर्वैम्प को आदेश देता है कि वो सबको संभाल ले और उसका सर्वैम्प सीधा छलांग लगाकर नीचे उतरता है। पहले तो कुरो को एक जबरदस्त किक मारता है, फिर उस पर गोलियां चला देता है जब तक कि कुरो फिर से बिल्ली न बन जाए। ब्राउन पेपर बैग सिर पर पहने वो सर्वैम्प सीधे साकुया की तरफ झपटता है और उसे गोली मार देता है। लेकिन साकुया की पपेटियर वाली दोस्त अंतिम पल में आकर उसे बचा लेती है। वो साकुया को पीछे हटने का आदेश देती है और वो चुपचाप उसकी बात मान लेता है। माहिरू उसे आवाज लगाकर पूछता है, क्या तू सच में मुझे मारना चाहता था? लेकिन साकुया बस अपना रिस्ट बैंड उसकी तरफ फेंक देता है और पल भर में गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक कार जोर से ब्रेक मारते हुए अंदर घुसती है और साथ में स्नो के मिनियंस भी पहुंच जाते हैं। स्नो बताता है कि मिसोनो की चोटें गंभीर हैं और उसे तुरंत अस्पताल लेकर चला जाता है। माहिरू को खुद पर गिल्ट महसूस होता है कि उसकी वजह से मिसोनो घायल हो गया, लेकिन तभी वो काउबॉय जैसा दिखने वाला वैम्पायर मास्टर आराम से टहलता हुआ वहां आ जाता है। वो कहता है कि मिसोनो को लड़ाई के बीच में अपना गार्ड नीचे नहीं करना चाहिए था, ये उसकी ही जिम्मेदारी थी। काउबॉय अपना नाम बताता है, एक वॉन्डरिंग एंटीक डीलर, और उसका सर्वैम्प है जेजे, जो एनवी का सर्वैम्प है। माहिरू मनी मन सोचता है कि ये आदमी तो अजीब है, गुड़ियों से बात करता है और अपने सर्वैम्प को भी परेशान करता रहता है। काउबॉय फिर कुरो को उठाकर माहिरू के हवाले करता है और पहले के रूखेपन के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि अच्छा होता अगर मैं साकुया को भी खत्म कर देता, लेकिन छोड़ो। फिर वो माहिरू को समझाता है कि अच्छा हुआ उसे ये पता चल गया कि वो किसी को मारने का रिजॉल्व नहीं रखता। वो कहता है, अगर तू इस रास्ते के लिए तैयार नहीं है तो कुरो को मुझे दे दे, तू वापस एक नॉर्मल स्टूडेंट बन सकता है। वो एक कार्ड माहिरू को देता है और कहता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करना, और फिर वहां से चलता बनता है। अगले दिन माहिरू ग्रोसरी लेने बाहर निकलता है और रेस्टोरेंट में उसे सुबह की दिख जाता है। माहिरू बिना सोचे समझे जल्दी से जाकर उसके बगल में बैठ जाता है। वो पूछता है, साकुया कब से तुम्हारा मिनियन बना? सुबह की धीमी आवाज में साकुया की पूरी लाइफ स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। वो बताता है कि साकुया दुनिया के सबसे बुरे माता पिता से पैदा हुआ था। उन्होंने उसकी बहन को इंश्योरेंस पैसे के लिए सुसाइड करवाया। फिर साकुया को पुलिस के सामने झूठ बोलने पर मजबूर किया कि उसकी बहन खेलते हुए खिड़की से गिर गई, नहीं तो उसका भी यही हाल कर देते।
ये साकुया की जिंदगी का पहला झूठ था। फिर वो बार बार यही करता गया क्योंकि उसके पेरेंट्स वैसे ही थे। 6 साल बाद उन्होंने साकुया को भी उसी खिड़की से नीचे फेंक दिया, ठीक अपनी बहन की तरह। लेकिन जब वो मौत का इंतजार कर रहा था, सुभाकी ने उसे बचा लिया। वो समझाता है कि मिनियन तभी बनता है जब कोई मरता हुआ इंसान सर्वैम्प का खून पी ले। सुभाकी महिरू पर हंसता है कि उसे ये बेसिक चीजें भी नहीं पता थी। फिर उठकर जाने लगता है और साथ में एक भयानक ऑरा छोड़ता है, ये कहते हुए कि आज मेरा मूड वायलेंस वाला नहीं है। महिरू डर के मारे जम जाता है। वो साकुया को वापस मांगने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाता। महिरू खुद को दोष देता है कि वो नहीं समझ पाया कि साकुया क्या झेल रहा था, क्योंकि साकुया हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए सब कुछ मजाक में टाल देता था। अगले दिन स्कूल में महिरू उम्मीद करता है कि साकुया क्लास में मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं था। और हैरानी की बात, सभी बच्चे साकुया का नाम सुनकर अजीब रिएक्ट करते हैं। उन्हें उसकी पर्सनालिटी याद है, लेकिन उसका चेहरा कोई याद नहीं कर पा रहा। महिरू समझ जाता है कि साकुया चाहता तो है कि उसके दोस्त उसे याद रखें, लेकिन वो अपनी मौजूदगी किसी पर थोप नहीं सकता। कल्चरल फेस्टिवल वाले दिन साकुया स्कूल आता है, मुंह पर मास्क पहनकर। हालांकि किसी को उसका चेहरा याद है नहीं। उसके दोस्त उसके पास से गुजरते हैं और उनकी पीठ पर एक नोट चिपका होता है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। साकुया हैरान रह जाता है कि अब इसे कैसे हैंडल करे। उसी वक्त कुरो हवा में उड़ता हुआ आता है और साकुया के चेहरे से टकरा जाता है। महिरू हांफता हुआ पीछे पीछे पहुंचता है और साकुया तुरंत भागकर रूफटॉप पर चला जाता है, क्योंकि वो महिरू का सामना नहीं कर पाता। वो चिल्लाकर कहता है, महिरू दूर रह मुझसे, मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मारने की कोशिश की है। महिरू शांत आवाज में कहता है, तू झूठ बोल रहा है, तूने मुझे बचाया था। वो बताता है कि मिसोनो की चोटें भी उतनी सीरियस नहीं थी। दोनों रूफटॉप पर पहुंचते हैं, जहां साकुया सच कबूल करता है, मैं सिर्फ पिछले साल से तुम्हारा दोस्त हूँ। हमारी बचपन वाली सारी यादें सब मेरे दिमाग में डाली गई थी। महिरू मुस्कुराकर जवाब देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मेरा दोस्त था और आज भी है। लेकिन साकुया अचानक रूफटॉप से कूद जाता है। महिरू भी तुरंत उसके पीछे कूद पड़ता है। वो साकुया की कॉलर पकड़ लेता है और आखिरी पल में अपना फ्लाइंग ब्रूम सम्मन कर लेता है। ठीक उसी वक्त जब दोनों नीचे गिरने वाले थे, नीचे आते हुए महिरू कहता है कि तू वैम्पायर है तो क्या हुआ, तू मेरा दोस्त था और दोस्त ही रहेगा। लेकिन बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों पास वाले जंगल में क्रैश कर जाते हैं। गिरने के बाद दोनों हंसने लगते हैं, क्योंकि महिरू की पावर्स अब भी अजीब थीं और वो उन्हें ठीक से कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसी हंसी के बीच साकुया रोने लगता है। वो कहता है कि काश ये खुशी वाले मोमेंट्स थोड़े और चल जाते। फिर वो बताता है कि जब वो छोटा था और अपनी बहन की मौत के लिए खुद को दोष देता था, तब सुभाकी ही था जिसने उसे संभाला था। उसने कहा था कि ये उसकी गलती नहीं है और उसने वादा किया था कि सब खत्म होने पर वो उसके लिए जरूर आएगा, और उसने अपना वादा पूरा भी किया जब साकुया मौत के करीब था। साकुया कहता है कि सुभाकी ही इकलौता इंसान था जिसने कभी उससे झूठ नहीं बोला था, इसलिए वो उसके लिए कुछ भी करेगा। महिरू को समझ आता है कि जैसे उसके लाइफ में उसके अंकल का बड़ा प्रभाव था, वैसे ही साकुया की लाइफ पर तुभाकी का। और वो तुरंत कहता है कि मैं सुभाकी को और ज्यादा हिंसा करने नहीं दूंगा, मैं उसे रोकूंगा। साकुया उसे धन्यवाद देता है, लेकिन कहता है कि अब बस, अब वो उसके और बाकी सबके साथ नहीं रह सकता, और महज एक फिस्ट बम देकर महिरू के सामने ही गायब हो जाता है। वो जितना दूर भाग सकता है भागता चला जाता है। उसे याद आता है कि महिरू ही पहला इंसान था जिसने उसकी तरफ दोस्त की तरह हाथ बढ़ाया था। भागते भागते साकुया रो पड़ता है और कहता है, थैंक्स महिरू, हाई स्कूल का ये 1 साल मेरी लाइफ का सबसे अच्छा साल था। उधर महिरू खुद की कमजोरी पर गुस्सा करता है और पीछे खड़े कोरो से कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। कुछ ही दिन बाद माहिरो को एक लेटर मिलता है जो खोलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। वो लेटर कूरो को देता है, लेकिन जैसे ही कूरो उस पे लगी सील देखता है, वो लेटर को वहीं दबाकर क्रश कर देता है। अगले दिन माहिरू कूरो को भी साथ लेकर स्कूल जाता है और गर्ल्स के बीच उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है। घर लौटते समय उन्हें एक नाइट फेस्टिवल दिखता है और दोनों एंजॉय करने का फैसला करते हैं। ब्रिज पर बैठकर फायरवर्क्स का इंतजार करते हुए एक आई पैच वाला आदमी वहां आता है। वो एक सूटकेस माहिरू को पकड़ाता है और कहता है कि इसे लॉस्ट एंड फाउंड में जमा कर दे, क्योंकि उसे जगह नहीं मिल रही। जैसे ही माहिरू सूटकेस पकड़ता है, वो आदमी सस्पिशियस तरीके से गायब हो जाता है, लेकिन भोला सा माहिरू शक भी नहीं करता और अकेले ही लॉस्ट एंड फाउंड की तरफ चल देता है। रास्ते में उसकी टक्कर एक लंबे से ब्लॉन्ड गाय से होती है जो कंधे पर एक बड़ा सा कॉफिन लटकाए हुए था। वो कहता है कि वो अपने पार्टनर से बिछड़ गया है और माहिरू उसे लॉस्ट एंड फाउंड तक ले जाएगा। चलते चलते माहिरू उससे कॉफिन के बारे में पूछता है और वो हंसकर कहता है कि ये वैम्पायर्स के सोने का बॉक्स है। माहिरू को यकीन नहीं होता, लेकिन तभी पीछे एक जोरदार धमाका होता है। लोग चिल्लाते हैं कि एक सिल्वर सूटकेस फट गया है और माहिरू को तुरंत याद आता है कि आई पैच वाले आदमी ने कहा था कि फायरवर्क शुरू
होने से पहले सूटकेस जमा कर देना। अब फायरवर्क्स में 1 मिनट से भी कम समय बचा था। माहिरू घबरा जाता है कि इस बॉक्स को कैसे संभाले। वो सोचता है कि क्या कुरो को बुलाकर इस सूटकेस को दूर फेंक दे, लेकिन किसी अजनबी के सामने ये रिवील करना कि वो सर वैम्प का मास्टर है, ये थोड़ा रिस्की भी था। आखिरकार वो ब्लॉन्ड पर भरोसा करता है और कुरो को समन कर लेता है। वो उसे थोड़ा सा खून पिलाता है और कुरो उसे उठाकर हवा में कूदता है। कुरो सूटकेस को जितना दूर फेंक सकता था फेंक देता है, लेकिन माहिरू पैनिक में आ जाता है कि कहीं ये जमीन पर गिरकर ही ब्लास्ट न हो जाए, और ठीक वही होता है। सूटकेस हवा से गिरकर जमीन की तरफ आता है और ब्लास्ट होने ही वाला था कि तभी वो ब्लॉन्ड गाय दौड़कर आता है, अपना कॉफिन खोलता है और सूटकेस को उसके अंदर पकड़ लेता है। फिर ब्लास्ट कॉफिन के अंदर ही हो जाता है। माहिरू और कुरो दोनों शॉक में पूछते हैं कि वो आखिर है कौन। वो मुस्कुराकर कहता है, मैं टेत्सु हूँ, एक हॉट स्प्रिंग का मालिक। और तभी कॉफिन के अंदर से एक डरती कांपती हुई आवाज आती है। कॉफिन के अंदर से आवाज आती है कि टेत्सु तो पागल है क्या, तूने कॉफिन के अंदर बॉम्ब कैसे फेंक दिया, मैं तो अभी भी इसी में था। और तभी अंदर से एक जला सा बैट बाहर निकलता है। कुरो से देखते ही पहचान लेता है, ये सर वैम्प ऑफ प्राइड यानी ह्यूग था। टेत्सु ने ही उसे ये नाम दिया था। थोड़ा सा खून मिलते ही ह्यूग बिल्कुल ठीक हो जाता है। जैसे ही उसका दम वापस आता है, वो अपनी नॉन स्टॉप बातें शुरू कर देता है। कैसे वो टेत्सु से एक हॉट स्प्रिंग में मिला था और कैसे दुनिया में हर तरफ केओस फैला हुआ था जब कुरो अकेला घूम रहा था। ह्यूग बताता है कि आज का जो एक्सप्लोजन हुआ था वो पक्का सुबाकी और उसके मिनियंस का ही काम था। वो माहिरू को कहता है कि हम लोग कांटेक्ट में रहे, जब मुश्किल पड़े एक दूसरे की हेल्प करेंगे, लेकिन साथ में वार्निंग भी देता है कि सुबाकी एकमात्र खतरा नहीं है और भी बहुत कुछ चल रहा है। थोड़ी देर बाद माहिरू और कुरो घर लौटते हैं। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अचानक दरवाजा खुलता है और कोई माहिरू को अंदर खींच लेता है, पर कुरो बाहर ही रह जाता है। कुरो को तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी दरवाजा फिर से खुलता है और अंदर से लोग उस पर गन तान देते हैं और एक सीधा साधा दिखने वाला लड़का स्ट्रेट जैकेट पहनकर उसके ऊपर कूद जाता है। उधर माहिरू को एक अजीब सी फैसिलिटी में ले जाया जाता है। वहाँ एक साइंटिस्ट नामुसुकी उससे मिलता है। वो बताता है कि ये C3 का हेडक्वार्टर्स है, एक ऐसी जगह जो ह्यूमंस और वैम्पायर्स के बीच न्यूट्रल रहती है। सुकी कहता है कि वो उसका एलाय है और उसे यहाँ शांति से बात करने के लिए लाया गया है। उसका मेन पॉइंट बस इतना था कि माहिरू C3 के साथ मिलकर सुबाकी को रोक ले, क्योंकि वो इंसानों और वैम्पायर्स दोनों के लिए खतरा है। माहिरू को कुछ गड़बड़ लगता है, लेकिन सुकी उसे मनाने की कोशिश करता है। कहता है कि दोनों का गोल एक ही है, तो साथ काम करने में क्या दिक्कत है। वो बताता है कि कुरो C3 को अच्छे से जानता है और माहिरू को सब समझा भी देगा। उसका कहना था कि सुबाकी के सारे मिनियंस को खत्म करना जरूरी है, लेकिन माहिरू गुस्सा होकर बोलता है, ये डील बेकार है। सुबाकी का एक मिनियन मेरा दोस्त है साकुया, और मैंने उसे बचाने का प्रॉमिस किया है। सुकी मुस्कुराकर कहता है कि उसे पता था, उसने साकुया पर पूरी रिसर्च की है, और फिर कहता है कि बच्चों वाली फीलिंग्स यहाँ काउंट नहीं होती। सुबाकी को रोकना सीरियस काम है। माहिरू कहता है कि वो ऐसे बोरिंग एडल्ट्स के साथ काम नहीं करेगा। सुकी दिखावे में उसकी बात मान लेता है, लेकिन फिर अपना असली रंग दिखाता है। वो बताता है कि कमरे में कुल 52 दरवाजे हैं और सिर्फ एक सही एग्जिट है। अगर माहिरू जल्दी बाहर नहीं निकला तो वो कभी अपने सर वैम्प को नहीं देख पाएगा, क्योंकि इस वक्त कुरो C3 के सबसे डेंजरस वैम्पायर हंटर टीम से लड़ रहा था। माहिरू घबरा जाता है और दौड़कर एक दरवाजा खोलता है, लेकिन वो वहीं लौट आता है जहां से शुरू किया था। सुकी हंसकर कहता है, हर दरवाजा चेक करेगा तो एक दिन निकल जाएगा, तब तक वैम्पायर हंटर्स तुम्हारे सर वैम्प को इतनी दूर ले जाएंगे कि तुम मर जाओगे। सर वैम्प और मास्टर एक लिमिट से ज्यादा दूर हुए तो मास्टर मरता है। अब माहिरू के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो सही दरवाजा ढूंढे या C3 के साथ काम करे, लेकिन माहिरू जिद पर अड़ा रहता है और दरवाजे बदलता रहता है, फिर भी सही रास्ता नहीं मिलता। तभी उसे आइडिया आता है कि दरवाजे देखने से कुछ नहीं होगा। वो अपना ब्रूम समन करता है और एक जबरदस्त स्पिनिंग ट्रिक करता है जो पूरे कमरे में टॉर्नेडो बना देती है और छत को तोड़कर खुला रास्ता बना देती है। सुकी हैरान होकर कहता है कि वही सही रास्ता था। फिर वो आखिरी बार वार्न करता है, कुरो पर भरोसा मत करना, वो वैम्पायर है, खून का प्यासा। माहिरू जवाब देता है, मैंने वैम्पायर्स के अच्छे रूप भी देखे हैं, वो मेरे दोस्त हैं। सुकी उसकी बातों से चुप हो जाता है और माहिरू को जाने देता है। उधर उसी समय कुरो पर तीनों वैम्पायर हंटर हमला कर देते हैं। वो जमीन से उठते हुए डार्क स्पाइक से टकरा जाता है, लेकिन स्ट्रेट जैकेट वाला लड़का उस पर टूट पड़ता है। कुरो उसकी किक से बचता है, लेकिन एक जोरदार हिट उसके चेहरे पर पड़ती है और वो दूर जा गिरता है। वो उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि अगर वो उनके साथ आया होता जब उन्होंने वो लेटर भेजा था, तब चीजें इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। उधर कुरो भागता रहता है। गन शॉट से बचते हुए भागते भागते वो नदी के किनारे तक पहुंच जाता है। स्ट्रेट जैकेट वाला आदमी उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। वो कहता है कि उसका मास्टर अब उनके कंट्रोल में है। ये सुनकर कुरो का ध्यान एक पल के लिए भटक जाता है और उसी वक्त उसे काले लोहे जैसे बार्स में कैद कर दिया जाता है। हंटर्स उसे खत्म करने ही वाले थे कि तभी माहिरू अपनी ब्रूम पर उड़ते हुए पहुंचता है और कुरो को वहां से उठाकर ले जाता है। कुछ दिन बाद माहिरू मिसोनो और टेत्सु के हॉट स्प्रिंग में मीटिंग करते हैं। वहीं कुरो और स्नो लिली आराम से गर्म पानी का मजा ले रहे होते हैं। मिसोनो के लिए एक फैंसी बेड भी सेट किया गया है और टेत्सु काम में लगा हुआ था। माहिरू चिल्लाता है कि ये लोग स्ट्रेटेजी मीटिंग को सीरियस ले ही नहीं रहे हैं। बाद में माहिरू और मिसोनो मिलकर वेंडिंग मशीन के पास डिस्कस करते हैं कि उन्हें अभी भी सर वैम्प्स और सुबाकी के बारे में कितनी सारी बातें नहीं पता। माहिरू को लगता है कि एनवी वाले सर वैम्प का मास्टर शायद उन्हें कुछ बता सकता है, क्योंकि वो काफी नॉलेजेबल था। लेकिन मिसोनो तुरंत बोल देता है, उस आदमी पर भरोसा मत करो, हम लोग अपने दम पर ठीक है। उसी दौरान ह्यूग उड़ता हुआ आता है और बताता
बताता है कि शहर में एक खतरनाक आदमी घूम रहा है। माहिरू और कुरो उसी वक्त उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। ह्यूग के मिनियन से पता चलता है कि वो आदमी काले कपड़ों में है और उसकी पीठ पर पंख है। वो आदमी उन्हें जल्दी ही दिखाई दे जाता है। कुरो वार्न करता है कि वो डेंजरस लग रहा है, लेकिन माहिरू जिद में उसे स्टॉक करने लगता है। माहिरू देखता है कि उस आदमी के पास एक केज में छोटा सा हेजहॉग है। उसका पीटी एक्टिविस्ट मोड ऑन हो जाता है और वो उस बेचारे जानवर को बचाने का फैसला करता है। वो उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है वो आदमी वहीं उसका इंतजार कर रहा होता है। वो पूछता है कि तू एंजल है या डीमन? माहिरू समझ नहीं पाता। अचानक वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है और एक मैजिकल पियानो समन कर लेता है। जैसे ही वो मेलोडी बजाता है, कुरो का शरीर भारी होने लगता है और वो घुटनों पर गिर जाता है। आदमी खुद को डीमन बताता है और बिजली की तरह उस पर टूट पड़ता है। वो कुरो को एक किक में उड़ा देता है, फिर हवा में कूदकर उस पर लगातार किक्स मारता है। माहिरू अपनी ब्रूम समन करके सीधा रूफटॉप पर पहुंचता है, जहां वो आदमी कुरो की छाती पर पैर रखने वाला था। माहिरू उसे रोकता है और कुरो को अपना खून पिलाता है ताकि वो दोबारा ताकत पा सके। माहिरू पूछता है कि तुम मेरे पार्टनर को क्यों चोट पहुंचा रहे हो और इस बेचारे हेजहॉग को केज से निकालो। आदमी उसकी बात मान लेता है। जैसे ही केज खुलता है, हेजहॉग एक और सर्वैम्प में बदल जाता है। वो खुद को लॉ, सर्वैम्प ऑफ ग्रीड कहता है। लॉ हाइपर एक्टिव है और बताता है कि उसके साथ खड़ा आदमी उसका मास्टर लिक्ट है, जो खुद को एंजल समझता है। लिक्ट उसकी नॉन स्टॉप बकबक से चिढ़ जाता है और लॉ को एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक देता है। वो कहता है कि तू डीमन है, इसलिए मैं तुझसे नफरत करता हूँ। लॉ बार बार पिटता है, लेकिन अपने टॉक्सिक मास्टर की तारीफ करता ही रहता है। माहिरू उनकी अजीब हरकतें देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन उसे खुशी होती है कि शायद उन्हें एक नया एलाय मिल गया। लेकिन लॉ साफ कह देता है, गलत समझा, हम तुम्हारे एलाय नहीं हैं। फिर वो माहिरू को बताता है कि हम लोगों को एलाय की जरूरत भी नहीं। कुरु जो सबसे बड़ा भाई है, अगर वो चाहे तो एक पल में सब खत्म कर सकता है। कुरु और लॉ एक दूसरे को घूरने लगते हैं और माहिरू समझ जाता है कि इन दोनों के बीच कोई गहरी हिस्ट्री है। माहिरू दोनों को अलग करता है, फिर लॉ से हेल्प मांगता है, लेकिन लॉ मना कर देता है और माहिरू को ऊपर से नीचे तक देखकर कहता है एल्डेस्ट ब्रदर का मास्टर टोटली नॉर्मल है, और फिर भाग जाता है। माहिरू हॉट स्प्रिंग वापस आता है तो शॉक हो जाता है जब वो लिक्ट को टीवी पे देखता है। उसे बताया जाता है कि लिक्ट यूरोप का एक जीनियस पियानिस्ट है। वो सबको प्राउडली बताता है कि वो सर्वैम्प ऑफ ग्रीड, लॉ का मास्टर है। वो लड़का यानी जो इंसान सबको बता रहा था, ये भी बताता है कि लॉ जब भी अपने मास्टर से बोर हो जाता है तो उसे मार देता है, इसलिए उससे दूर ही रहना अच्छा है। लेकिन उसकी वार्निंग सुन के भी माहिरू नहीं मानता और लिक्ट के कॉन्सर्ट पे पहुंच जाता है। हॉल के बाहर माहिरू गार्ड की नजर से बचाकर अंदर जाने का मौका ढूंढ रहा होता है। तभी एक दयालु सा म्यूजिक लवर उसे देख लेता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें दूसरे प्रोग्राम में अंदर ले चलता हूँ। रास्ते में माहिरू की नजर उस आदमी पे पड़ती है जिसके पास आई पैच है, वही जिसने उसे वो एक्सप्लोजिव वाला सूटकेस दिया था। माहिरू को समझ आ जाता है कि सुबाकी लिक्ट को ही टारगेट कर रहा है। वो सीधा भागकर उस हॉल में पहुंचता है जहां लिक्ट का मेन प्रोग्राम चल रहा है। हॉल के अंदर लॉ अपने मास्टर का म्यूजिक एंजॉय कर रहा होता है। तभी अचानक ऑडियंस उस पर टूट पड़ती है। सबके सब सुबाकी के मिनियंस निकलते हैं। लॉ तो पहले से रेडी था, वो अकेले ही सभी को खत्म कर देता है। जब माहिरू हॉल में पहुंचता है तब वहां बस बॉडीज ही बॉडीज पड़ी होती हैं। वो लॉ की ताकत देखकर हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। लिक्ट अचानक अपना परफॉर्मेंस रोक देता है क्योंकि लोग बोल रहे थे और लॉ पूछता है कि वो उसके काम के लिए उसे थैंक क्यों नहीं कर रहा। लिक्ट उसे लात मार देता है, लेकिन लॉ उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर उसे दीवार में दे मारता है। माहिरू को चिंता होती है, लेकिन लॉ कहता है कि सर्वैम्प के मास्टर्स आम इंसानों से ज्यादा टफ होते हैं। फिर वो माहिरू को कहता है कि उसे बार बार रिक्रूट करने की कोशिश छोड़ दे और सब कुरु को ही करने दे, क्योंकि कुरु सबसे बड़ा भाई है और चाहे तो अकेले ही सब खत्म कर सकता है। माहिरू कहता है कि कुरु अकेले ये नहीं कर सकता। लॉ चिढ़ जाता है और हल्के से उसे धक्का देता है, जिससे माहिरू हॉल के दूसरे छोर तक उड़ जाता है। तभी कुरु भी अपने मास्टर को बचाने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन लॉ उस पर हंसता है और कहता है कि वो अपनी गलतियों को अपने मास्टर से कितनी बुरी तरह छिपाना चाहता है। कुरुन तलवार निकाल लेता है और दोनों सर्वैम्प स्टेज पर भिड़ जाते हैं। माहिरू सब कुछ खुद ही रोकने की कोशिश करता है। वो ब्रूम समन करता है और कुरु को आवाज देता है, लेकिन कुरु के पागल जैसे एक्सप्रेशन देखकर वो भी डर जाता है। तभी लिक्ट अपनी चोटों से उभर कर उठता है और आते ही लॉ और कुरु की लड़ाई रोक देता है। वो लॉ को जमीन पर पिन कर देता है, फिर माहिरू का ब्रूम लेकर उसे मोड़ देता है और कुरु को उसी ब्रूम से दीवार पे चिपका देता है। लिक्ट कहता है कि ये सब बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है और अब सबको बस उसका परफॉर्मेंस सुनना चाहिए। वो अपना पियानो समन करता है और एक सैड सा गाना बजाता है, ऐसा गाना जो सुनते ही आदमी के अंदर के सबसे गहरे जख्म खुल जाते हैं। माहिरू अपनी माँ के साथ बिताए हुए पल याद करके रो पड़ता है। लॉ जमीन पर लेट कर तड़प रहा होता है क्योंकि उसे कोई ऐसा दिख रहा था जिसे वो भूलना चाहता था। दूसरी तरफ कुरु की आंखें फैल जाती हैं, एक भयानक मेमोरी वापस लौट आती है जिसे वो हमेशा दबा कर रखता था। लॉ वॉर बर्दाश्त नहीं कर पाता और लिक्ट पर हमला करने दौड़ता है। लिक्ट भी काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है। वही आदमी जिसे माहिरू ने बाहर देखा था वो अंदर आता है। वो एक वेल वाले मैस्कॉट को भेजता है जो लॉ और लिक्ट दोनों के सिर पर हल्की हल्की चोटें मारकर उन्हें शांत कर देता है। लॉ उस आदमी और वेल दोनों से चिढ़ जाता है। वेल उसका मिनियन है। माहिरू दौड़कर कुरु को छुड़ाने
जाता है, लेकिन देखता है कि कुरु पूरी तरह टूट चुका है। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। अचानक उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है कि सुबाकी की एक मिनियन दरवाजे में खड़ी रो रही है। वो माफी मांग रही है और कहती है कि उसे जाने दो, लेकिन लॉ उसे मारने के लिए बढ़ता है। तभी माहिरो उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है कि रुक जाओ, किसी कमजोर को मारने की क्या जरूरत है। लॉ जिस लड़की को मारने जा रहा था उसे देखकर माहिरो कहता है कि किसी ऐसे इंसान को मारने का क्या मतलब जिसका लड़ने का इरादा ही नहीं। ये सुनकर लॉ हार मान जाता है, क्योंकि उसे किसी बेनाम कमजोर से कैरेक्टर से पंगा लेने में कोई मजा नहीं आता। वो चुपचाप बाहर निकल जाता है। इसके बाद माहिरो उस आदमी के पास जाता है जिसे उसने पहले देखा था। वो खुद को क्रैन यानी लिक्ट का मैनेजर बताता है। माहिरो और क्रैन दोनों के फैसला करते हैं कि सुबाकी की मिनियन लिलैक को फिलहाल जिंदा ही रहने दिया जाए। माहिरो उसे अपने दोस्तों के पास ले जाने का फैसला करता है ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहे। कुरु उसके पीछे पीछे चलता है, लेकिन पूरी तरह अंधेरे और टूटे हुए हाल में। दूसरी तरफ लॉ अपना गुस्सा कम करने के लिए बेवकूफी भरे टिकटॉक वीडियोस देख रहा होता है। तभी अचानक सुबाकी ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। लॉ बुरी तरह घबरा जाता है और सुबाकी डरावनी मुस्कान के साथ अपना वेपन निकाल लेता है। उधर माहिरो वापस हॉट स्प्रिंग पहुंचता है और मिसोनो उस पर भड़क जाता है कि वो अकेले ही इतनी खतरनाक हरकतें करके आया है, लेकिन कम से कम माहिरो ने सुबाकी की एक मिनियन को जिंदा पकड़ लिया। यही उसकी बड़ी उपलब्धि है। मिसोनो चाहता है कि लिलैक को उल्टा बांध दिया जाए, क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं है। माहिरो मना करता है, लेकिन मिसोनो कहता है कि क्या पता ये लड़की कमजोर होने का ड्रामा कर रही हो, लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक हो सकती है। टेत्सु और ह्यूग उसे इंटेरोगेट करने की सोचते हैं ताकि सुबाकी के बेस की जानकारी मिल सके, लेकिन माहिरो उन्हें रोक देता है। माहिरो का कहना है कि अगर सुबाकी को पता चला कि लिलैक यहाँ है तो वो खुद उसे बचाने आएगा। मिसोनो को ये बात हजम नहीं होती, लेकिन माहिरो को वही पहली मुलाकात याद है जब सुबाकी बेलिया को बचाने आया था और साकिया भी सुबाकी की इज्जत करता था। इसलिए माहिरो को अंदर ही अंदर यकीन था कि सुबाकी आएगा। माहिरो कुरु से भी रॉय लेता है, लेकिन कुरु बिना कुछ बोले इनसे बाहर चला जाता है। माहिरो उसके पीछे जाता है और पूछता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। कुरु मुड़कर उसे देखता है और उसकी आंखें ही बताने के लिए काफी थी कि वो अपने होश में नहीं है। माहिरो समझ जाता है कि लॉ ने उनकी पुरानी कहानी का जिक्र किया था, तब से कुरु का बिहेवियर बिगड़ गया है। वो कुरु से पूछना चाहता है कि C3 वाली कहानी में उसने सच में किसी को मारने का फैसला किया था या नहीं, लेकिन जैसे ही माहिरो सवाल शुरू करता है उसे महसूस होता है कि कुरु पिघल रहा है और एक भयानक डरावने रूप में बदल रहा है। माहिरो के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वो राक्षसी कुरु से घूर रहा होता है। माहिरो हिम्मत जुटाकर कहता है कि चलो मेरे साथ वापस चलो, और कुरु उसकी बात मान लेता है। वो वापस अपनी बिल्ली वाली फॉर्म में आकर चुपचाप उसके पीछे चलता है। बाद में माहिरो लिलैक से बात करता है। वो उसे पूछती है कि वो उसके साथ इतना अच्छा क्यों है जबकि वो दुश्मन है। माहिरो कहता है कि वो सुबाकी को दुश्मन की तरह नहीं देखता, बस कोई है जिसे रोकना जरूरी है। लिलैक उसे भोला कहती है और चेतावनी देती है कि सुबाकी के कमजोर मिनियन लड़ना नहीं चाहते, लेकिन उसका दाया हाथ वाला आदमी हाइन बहुत खतरनाक है और सबसे ताकतवर है। अगली सुबह माहिरो जल्दी उठता है और कुरु को अंधेरे कोने में सिमटा हुआ सोते देखता है। तभी उसे क्रैन का कॉल आता है। क्रैन पूछता है कि क्या माहिरो ने कहीं लॉ को देखा है। वो बताता है कि लॉ रात से गायब है और जैसे ही लॉ गायब हुआ लिफ्ट की हालत बिल्कुल बिगड़ने लगी है। उसे लॉ की जरूरत है, वरना वो और कमजोर होता जाएगा। लिफ्ट भी लॉ को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक लाल रंग का आदमी खड़ा हो जाता है। लिफ्ट पहली नजर में ही समझ जाता है कि ये आदमी बहुत खतरनाक है।